हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदी साहित्य का सबसे अवेटेड सेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं फ्रेंड्स। वैसे तो जैसे आप साहित्य में बार बार कहते रहते हैं कि मैम रचनाएं करवाइए, लेकिन रचनाओं से भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है और वो है हिंदी साहित्य के चारों काल जिनकी वो रचनाएं हैं। लेकिन चारों कालों में सिर्फ रचनाओं पर ही प्रश्न नहीं आते फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समय सीमा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज वही सारे प्रश्न हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स 100 के करीब क्वेश्चन हैं, तो वो सारे भाई सेंचुरी लगानी है, नहीं लगानी है? आप सभी को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अगर सेंचुरी लगानी है। फटाफट रेडी हो जाइए। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो फ्रेंड्स, कोई सजेशन हो, बहुत सारे बच्चे कोर्स लेने के लिए कह रहे थे क्योंकि हम आपके लिए 70% डिस्काउंट आज भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो कोर्स लेना हो तो आप कहीं पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने देखा कि ये मैंने मतलब प्रश्न बाद में प्रारंभ किया, बच्चों ने आंसर पहले दे दिया था। ये तो भाई आपकी ठीक है ना, रेडीनेस को दिखाता है, आपकी तत्परता को दिखाता है कि यहाँ पर प्रश्न था शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये किसका कथन है, जल्दी से बताइए। पलक जी ने तो उत्तर दे भी दिया। सेंचुरी नहीं लगा पाएंगे, कोई बात नहीं, सेंचुरी ना सही हाफ सेंचुरी लगा लीजिएगा, 50 क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। चलिए जल्दी से। भामह का कथन था बिल्कुल सही, जो हमारे अलंकारीवादी आचार्य थे उनका, ठीक है ना, उनका कथन था कि शब्दार्थ सहितो काव्यम। चलिए, तो अब फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है कि हमें चारों कालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने और सीरीज वाइज करेंगे। सबसे पहले हम आदिकाल के प्रश्न करेंगे, फिर हम भक्ति काल के प्रश्न करेंगे, फिर हम रीति काल के और फिर आधुनिक काल के। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और सेशन हम करते हैं स्टार्ट। तो अब पहले तो ये बात आती है कि मैम साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभ कैसे करें, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट होता है मैम इतना सारा कैसे याद करेंगे। तो फ्रेंड्स उसका सबसे सही तरीका यही है कि जो हिंदी साहित्य के 4 काल हैं उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, जैसे विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसका क्वेश्चन आता ही आता है कि रीति काल को किसने क्या नाम दिया, आदि काल को किसने क्या नाम दिया, ये नाम रीति काल को किसके द्वारा दिया गया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है ये। दूसरा आता है समय सीमा, इसके भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसीलिए पहले मैं आपको ट्रेलर के लिए 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखाऊंगी। उसके बाद आता है विशेषताएं या संप्रदाय। हर काल में कुछ कुछ संप्रदाय थे, कुछ कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि आपका आदि काल में क्या क्या था। आदि काल में आपका लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य। भक्ति काल में आपका क्या था, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर आपका राधा वल्लभी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, मतलब कितने सारे संप्रदाय थे। उसके बाद फिर जैसे वो था आपका रीति काल कि रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो हर काल की कुछ ना कुछ विशेषताएं थी। उसी प्रकार आधुनिक काल में सबसे पहले आपका भारतेंदु युग, फिर आपका द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। उसी प्रकार प्रमुख साहित्यकार जिसकी लिस्ट अभी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में आती हैं रचनाएं। तो रचनाओं से पहले तो भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिनका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है। ओके, जिससे आपकी तैयारी सही दिशा में जा सके। अब तो जैसे पहले 3-4 ट्रेलर वाले क्वेश्चन, जैसे ये था हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने काल माने गए हैं, जल्दी से बता दीजिए। बताइए, क्वेश्चन आया था पेपर में, इतना सिंपल क्वेश्चन, और फिर बच्चे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हैं। जल्दी जल्दी भाई सारे आंसर देंगे फ्रेंड्स तभी, क्योंकि 100 के करीब क्वेश्चन करने हैं, सेंचुरी लगानी है, तो आज रैपिड फायर राउंड की तरह चलेंगे। तो यहाँ पर आपके 4 काल थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर आपका प्रश्न ये था आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, जल्दी से, ये भी आपका बीपीएससी में आया था। आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, फटाफट। तो बिल्कुल आज शताब्दी पकड़नी है आज फ्रेंड्स, वो मालगाड़ी की तरह धीरे धीरे करके नहीं चलना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका 1850 से माना जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, यानी कि भारतेंदु युग। अगला प्रश्न था द्विवेदी युग का नामकरण किसके नामकरण पर हुआ। पता नहीं ये प्रश्न कितनी बार आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चन आते रहता है, तो इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज आदिकाल के वो प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे जो फ्रीक्वेंटली कोई नहीं करवाता, वो सारे प्रश्न आदिकाल के बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से, तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा। अगला देखिए क्या था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया। यूपी का, केवीएस का, DSSB का, बीपीएससी का, सबका एक कॉमन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। क्या था, द्विवेदी जी ने हिंदी के आरंभिक काल को क्या नाम दिया था, बीज वपन काल। डी ऑप्शन नहीं आएगा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था,
ठीक है, लेकिन बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो ये हजारी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अगला देखिए। अब आते हैं वापस अपने हिंदी साहित्य के जो 4 काल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, आदिकाल और वीरगाथा काल। आपको पता नहीं ये दोहरी नामकरण परंपरा किसने प्रारंभ की थी कि एक काल को दो दो नाम देना, ये दोहरी नामकरण परंपरा किसने प्रारंभ की थी, जल्दी से बताइए फटाफट। शुक्ल जी ने। विकास सबसे पहले आपका उत्तर आया, फिर सोनम आपका, स्तुति आपका, तो बिल्कुल सही रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि उन्हें अनोखे काम करने ही करने हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरी नामकरण परंपरा प्रारंभ की और आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा। फिर पूर्व मध्य काल और भक्ति काल, ये प्रवृत्ति के आधार पे था, ये समय के आधार पे था। फिर रीति काल और उत्तर मध्य काल, और फिर गद्य काल और आधुनिक काल। तो ये थे 4 नाम। अब आते हैं समय सीमा पर। जैसे कि आपने पीछे क्वेश्चन देखा कि आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, तो ये देखिए 1850 ईस्वी, ठीक है ना। 1850 से 1900 तक आपका ये पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, ये सारे इसके नाम थे, वो कहा गया। फिर आपका 1900 से लेकर 1920, वैसे ये 1918 माना जाता है फ्रेंड्स, जर्नली पेपर में 1918 माना जाता है, ये था आपका द्विवेदी युग। फिर 18 से 36 तक आपका छायावाद, ठीक है ना। फिर 36 से 43 आपका प्रगतिवाद, 43 से आपका 52 तक, ठीक है ना, या 51 तक आपका प्रयोगवाद, और फिर 51 से आपका नई कविता। तो ये पूरा ये जो समय सीमा है फ्रेंड्स, ये पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिए। बस यहाँ पर ये है कि 1920 कुछ जगह माना जाता है, लेकिन जर्नली 1918 माना जाता है। ओके, और ये ईसवी है, ये विक्रम संवत नहीं है, ये ईसवी है। ईसवी और विक्रम संवत में अंतर होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। फिर अगला आता है, अब शुक्ल जी के अनुसार समय सीमा क्या थी, क्योंकि इनके अनुसार भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन कैसा था। अब इनके अनुसार है विक्रम संवत में अंतर, समझिए ये ईसवी नहीं है, ये विक्रम संवत है। आदिकाल का समय 1050 से 1375, फिर 1375 से 1700, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति काल का समय। फिर 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, ये शुक्ल जी द्वारा किया गया विभाजन है जो जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला देखिए, अब आते हैं नामकरण पर। बस थोड़ी सी थ्योरी है फ्रेंड्स, फिर हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। नामकरण में फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि सबसे सिंपल आपका जो भक्ति काल था, भक्ति काल को एक तो पूर्व मध्य काल कहा गया और एक ये आपका स्वर्ण काल कहा गया, स्वर्ण युग, ठीक है। फिर रीति काल, उत्तर मध्य काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल। आधुनिक काल को गद्य काल, वर्तमान काल, लेकिन सबसे ज्यादा नाम थे आदिकाल के। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? उसका रीजन ये है कि जो चीज हमारे सामने स्पष्ट है, जिसकी हमें पूरी रियलिटी पता है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन आदिकाल के जो हमें जानकारी मिलती है वो सारी पुख्ता जानकारी नहीं है, उसमें कुछ कुछ जानकारी अनुमानिक है, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा लगाने के कारण सबने उसे अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, उसकी व्याख्या की, तो सबने इतने सारे नाम दिए। जैसे ये देखिए, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल, रामकुमार वर्मा जी ने संधि और चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत युग, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कब भी कहा, शून्य काल भी कहा। यह भी मैं आपको बताती हूँ, शून्य काल भी कहा। शून्य से जैसे प्रारंभ होता है उसी प्रकार देखिए। और ये तो छोटी सी लिस्ट है, अभी ये सारे आपके आदिकाल के नाम हैं। आदिकाल, ये देखिए, जैसे अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा, जय काव्य काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ये सारे के सारे नामकरण आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, अब जैसे कि वीर गाथा काल किसने कहा था, शुक्ल जी ने, लेकिन केवल वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इससे अगर आपको याद हो, मैंने पिछले हफ्ते आपको एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वहां पे क्या था कि एक जगह वीर काल लिखा हुआ था और हमने शुक्ल जी को सही मान लिया था। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे फिर एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत था, वहां पे आदि काल का लिखा हुआ था रमाशंकर शुक्ल रसाल। कहां पर है भाई रसाल जी? हाँ जी, ये। अब इन्होंने आदिकाल नहीं जय काव्य काल कहा था, बिल्कुल ही गलत। तो
तो वहां पे वीर गाथा काल, वीर काल को फिर भी एक बार को एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने चूज किया। तो ये आदि काल के सारे नामकरण आपको पता होने चाहिए, पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, अब आते हैं फिर अगले काल पर, जैसे रीति काल का एक बार मैं आपको बता दूं, रीति काल के भी काफी सारे नाम थे, ये देखिए कितने नाम हैं। ग्रियर्सन जी ने रीति काव्य कहा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, शुक्ल जी ने रीति काल और उत्तर मध्य काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कलाकाल कहा और त्रिलोचन शास्त्री जी ने अंधकार काल कहा। जिनको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, रीति काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ये आपको अलग से प्रश्न आ सकता है कि यहां पर श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। अब ये लक्षण ग्रंथ होते क्या हैं फ्रेंड्स? लक्षण ग्रंथों का मतलब होता है कि ये जो आपका काव्य से संबंधित ये चीजें हैं ना, काव्यांग की रस, रीति, अलंकार, ठीक है ना, फिर आपका काव्य गुण, काव्य रीतियां, इन सभी की व्याख्या, ठीक है ना, इन सभी का इनका पूरा विश्लेषण किया गया, वो आपकी रचनाएं थी लक्षण ग्रंथ। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं प्रमुख साहित्यकारों पर। तो प्रमुख साहित्यकार सबको याद है, सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे, जरा एक बार रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स, सारे बच्चे नाम लिखिए। कुछ नाम जो आपको आदिकाल के साहित्यकारों के याद आ रहे हैं, जो सबसे फेमस हैं, कौन कौन थे भाई? जैसे सबसे पहले हमारे आते हैं चंद बरदाई जी, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। फिर हमारे विद्यापति, फिर हमारे सरहपा, फिर हमारे स्वयंभू, ठीक है ना, ये सारे नाम याद आ रहे हैं ना। फिर कणहपा, डोंभीपा, फिर जैसे आपके दूसरे थे दामोदर शर्मा, उसी प्रकार आपके बाकी लोग, ठीक है ना। तो ये सारे आपके आदिकाल के लोग। उसके बाद जैसे आपके आते हैं भक्ति काल के सबसे प्रमुख, कौन कौन? कबीर दास जी, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। फिर आपका भक्ति काल में सारे अष्टछाप के कवि आते हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, चित्त स्वामी, कृष्ण गोस्वामी, मतलब इतने सारे लोग। उसी प्रकार जैसे फिर नूर मोहम्मद, ठीक है ना, आपके सूफी काव्य के, उस्मान, कुतुबन, मीरा, ठीक है ना, रसखान, सारे के सारे आपके भक्ति काल के। फिर जैसे आपका रीतिकाल आता है, तो सबसे पहले केशव दास जी जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, केशव दास। फिर चिंतामणि त्रिपाठी जी जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। फिर आपके सबसे महत्वपूर्ण बिहारी जी, घनानंद जी, भूषण जी, कवि देव और बिहारी के बीच में कितनी बड़ी, ठीक है ना, वो हुई थी कंपटीशन। उसी प्रकार आपका आदिकाल और आधुनिक काल, अब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आधुनिक काल में तो दिनकर जी, प्रेमचंद जी, भारतेंदु जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब उसकी लिस्ट तो फिर अनगिनत है, वो तो फिर खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ऐसे बेसिक थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे, तो ये चीजें भी आपको याद हो सकती हैं। अब अगला आता है सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनके लिए हम हमेशा कहते रहते बस रचनाएं याद हो जाए, रचनाएं याद हो जाए। सिर्फ रचनाएं नहीं, बाकी भी आता है पेपर में। तो कुछ हम आपको एक बार दिखा देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यही समय है। सबसे पहले आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये देखिए, ये सारी पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमाण रासो, रासो साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण। फिर कीर्तिलता, कीर्ति पताका के विद्यापति जी। फिर अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो आदिकाल के ही थे, उनकी पहेलियां। उसी प्रकार भक्ति काल देखिए, भक्ति काल में रामचरितमानस के तुलसीदास, अष्टयाम किसने लिखा था? अग्रदास जी ने। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान जी की। ये सारी भक्ति काल की महत्वपूर्ण रचनाएं, ये सारे याद हैं। उसी प्रकार देखिए फिर आपकी रीति काव्य की महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कि सुजान सागर घनानंद जी की रचना, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, ये सारी केशवदास जी की रचनाएं। फिर पद्माभरण पद्माकर जी की रचना, बिहारी सतसई सबसे महत्वपूर्ण, बिहारी जी की एकमात्र रचना।
उसी प्रकार विष्णुपद कीर्तन रसनिधि जी की रचना। उसके बाद आते हैं आधुनिक काल, और फिर वही आधुनिक काल में तो कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी, भारतेंदु जी की प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रेम पुष्पावली, फिर ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी जयद्रथवत साकेत, राम नरेश त्रिपाठी जी की स्वप्न पथिक मिलन, माखनलाल चतुर्वेदी जी की समर्पण, युगचरण, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, ठीक है। तो ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी रचनाएं मतलब यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चन के जरिए हम करेंगे ही। अब जैसे ये था जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, आंसू लहर, महादेवी वर्मा जी की नीरजा निहार, रश्मि, सांध्य गीत, यामा, पंत जी की रचना पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, ठीक है, निराला जी की अनामिका, गीतिका, परिमल, रामकुमार वर्मा जी की आकाश गंगा, निशीत, चित्ररेखा। तो इस प्रकार मतलब ये तो कभी लिस्ट खत्म होने ही नहीं वाली, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ रचनाएं तो आपको बेसिक है कि याद करनी ही करनी है, बस ये आपका एक उद्देश्य था बताने का। अब यहाँ पर भक्ति काल में कुछ कुछ चीजें याद कर लीजिएगा, जैसे कि भक्ति काल में एक तो थी आपकी निर्गुण भक्ति धारा और एक थी सगुण भक्ति धारा। उसके कौन कौन से कवि थे, जैसे कि संत काव्य, संत काव्य यानी कि निर्गुण भक्ति धारा में जो ज्ञानाश्रयी धारा थी, जो संत कवि थे उपदेश देने वाले, कबीर जी, नानक, दादू दयाल, रैदास, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास, ये सारे आपके संत कवि हैं। फिर निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्रयी धारा थी, जिन्होंने ईश्वर को प्रेम का आधार माना। तो वो कौन कौन थे सूफी कवि, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, मंझन, ये सारे आपके निर्गुण भक्ति धारा में प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। फिर आ जाते हैं सगुण भक्ति धारा, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, यानी कि कृष्णाश्रयी धारा और रामाश्रयी धारा, जो राम भक्त थे और कृष्ण भक्त थे। राम भक्तों में कौन कौन थे देखिए, तुलसीदास, अग्रदास, रामाश्रयी शाखा के राम भक्त, नाभादास, केशवदास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। कुछ कुछ नाम हमें पता है, कुछ कुछ नाम हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट एक बार आपको दिखा रहे हैं एक क्विक रिवीजन के लिए। फिर लास्ट में आते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, अष्ट छाप के कवि। तो वो 8 कवि यहाँ पर आपके आ जाएंगे, सूरदास, नंददास, कुंभन दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, फिर मीरा, रसखान, रहीम, ये सारे के सारे आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि, जो 4 काल थे आपके, ठीक है। उसी प्रकार अगला फिर आता है आपका रीति काल। रीति काल में सबसे प्रमुख क्या था कि आपके रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध में सबसे महत्वपूर्ण थे बिहारी जी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जो सबसे मेन था आपका, जैसे केशवदास, बिहारी, भूषण, मतीराम, घनानंद सेनापति, ये सारे मुख्य मुख्य कवि थे, ठीक है। और आपके जैसे रीति मुक्त कवि में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इस तरीके से करके वो लिस्ट जो है धीरे धीरे करके आपको याद हो जानी चाहिए, एटलीस्ट कुछ प्रमुख प्रमुख साहित्यकारों की, ठीक है। अब लास्ट में आता है आपका आधुनिक काल, और आधुनिक काल में तो वो पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, भारतेंदु युग, भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, छायावाद के बाद बीच में आता है हालावाद, उसके बाद आता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता। तो वो पूरी सीरीज आपको पहले पता होनी चाहिए, रचनाओं से पहले। अब आते हैं प्रश्न फाइनली, और प्रश्न आपके ठीक है ना 100 के करीब प्रश्न हैं, तो देखते हैं कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आदिकाल के प्रश्न हम पहले प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज रात को 9 बजे फ्रेंड्स, आज रात को 9 बजे कैरियर डिस्कशन पर, ठीक है ना, कैरियर गाइडेंस पर दानी सर बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेने वाले हैं, वेबिनार है उनका। तो सारे बच्चे उनके लिए जरा एक बार दानी सर के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाला है ये, ठीक है, रात को 9 बजे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे फिलहाल अभी केवीएस का बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है, अगर किसी को केवीएस की तैयारी करनी है तो 70% ऑफ है, 70% ऑफ फ्रेंड्स, और उसका कूपन कोड है सुपर 70, इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फिर फाइनली प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आदिकाल के प्रश्न, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, फटाफट। गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, जल्दी से बता दीजिए। बस अब यहां से फ्रेंड्स आपकी पूरी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है, देखते हैं आज कितना समय लगता है।
जी, शालिभद्र सूरी, बिल्कुल सही, शालिभद्र सूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो इनकी रचना थी वो थी भारतेश्वर बाहुबली, शालिभद्र सूरी जी की। अब ये लिस्ट फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किस व्यक्ति ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। जैसे राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू जी को माना था, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्पदंत जी को माना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने राजा मुंज और भोज दोनों को माना, फिर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को माना, और बच्चन सिंह जी ने विद्यापति को माना। ये सारे हैं कि किस किस ने हिंदी का पहला कवि किस किस को माना। ओके, तो ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? फिर वही चीज आ गई कि मैम इतना सारा कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप याद करना है, कि सबसे पहले आपको साहित्यकार पता हो किस काल के थे, फिर वैसे स्टेप बाय स्टेप करके। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे याद नहीं होने वाला, फिर तो बिल्कुल ही याद नहीं होगा। अगर याद होगा भी ना तो वो भी भूल जाएगा आपको। तो प्लीज, वो कहता है ना वेव्स, भाई साइंस में आपने पढ़ा नहीं है, वाइब्रेशन वेव्स, जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा ही होता है, और ये रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने, याद रखिएगा ये। अगला, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाव्य काल कहा था, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था। ओके, अगला ये देखिए कितने सारे नाम, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं। फिर रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था? सभी जानते हैं। शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था? जिसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध किसने किया था वो भी नाम बताइए। 12 रचनाओं के आधार पर, बिल्कुल मैं आपको वो सारी 12 रचनाएं दिखाऊंगी। विरोध किसने किया था इस चीज का कि ये नाम ही गलत है, वो रचनाएं ही अप्रामाणिक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बिल्कुल सही, इसका विरोध करने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वेरी गुड। अब वो 12 रचनाएं कौन सी थी, ये देखिए 12 रचनाएं और उनके रचनाकार, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नलहर सिंह, बीसलदेव रासो नरपति नालह, परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, हमीर रासो शारंगधर, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति, विद्यापति की पतावली विद्यापति, और अमीर खुसरो की पहेलियां। तो मुझे लगता है ये चारों तो बहुत आसान है, बाकी सारा याद कर लीजिए आप। ये वो 12 रचनाएं थी जिनके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न फटाफट। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी का नाम किसने दिया? कि जिसे मतलब जिसमें प्राकृत भाषा जो थी उसका आभास होता है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी का नाम किसने दिया? आपको याद है ना, ये भी बीपीएससी में आ चुका है कि वो उसको अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये और किसी ने नहीं, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा था अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी। याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि शुक्ल जी का प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। अगला देखिए, फिर पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत्त महाभारत किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत्त महाभारत किसने कहा? क्योंकि महाभारत जो था वो तो संस्कृत की रचना है, वेद व्यास जी की। हाँ जी, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये आएगा दशरथ वर्मा। ठीक है, दशरथ शर्मा, सॉरी दशरथ शर्मा जी। कहा दशरथ जी रामायण में थे, लेकिन कहा दशरथ वर्मा जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहत्त महाभारत कहा। आगे देखिए, शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? फटाफट, शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया, क्योंकि यही वो रचना है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में पहली बार कब लिखा गया था, वो यही थी रचना शिव सिंह सरोज, जिसे शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा था। अगला देखिए, पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक, आपने सुना है बौद्ध त्रिपिटक की भाषा? वैसे ये पता ना आपको, बौद्ध त्रिपिटक की भाषा पाली भाषा को कहा जाता है।
बौद्ध त्रिपिटक यानी कि जो बुद्ध के उपदेश थे वो उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। तो उसमें वो जो 3 पिटक है ना, 3 पिटक, उन 3 पिटकों में इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आई होप ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। जल्दी जल्दी देखिए भाई, राउंड राउंड बनाने पहले प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, सुत्त पिटक, नीति पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इसमें फ्रेंड्स आपका नीति पिटक नहीं था, ठीक है। कहते ना पिटक, तो सुत्त, विनय और अभिधम, ये 3 पिटक थे बौद्ध त्रिपिटक में। अगला, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हाँ जी, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है हेमचंद्र जी। फिर निम्न में से आदिकाल का नाम क्या नहीं है? आदिकाल को निम्न में से क्या नाम नहीं दिया गया है? फटाफट करते रहिए। और अभी तो सिर्फ 9 प्रश्न हुए हैं, अभी तो हम 10वें भाग तक भी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो वो है आपका कलाकाल, क्योंकि जो कलाकाल है वो किसे कहा गया है फ्रेंड्स? वो रीतिकाल को कहा गया है, रीतिकाल। बाकी चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अंधकार काल ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण, अंधकार काल तो रीतिकाल को कहा गया था, त्रिलोचन शास्त्री द्वारा कहा गया था, लेकिन अंधकार काल आदि काल को भी कहा गया है, ठीक है ना। जाकर लिस्ट में पीछे देखिएगा कि जो अंधकार काल है वो रीति काल को भी कहा गया, वो आदि काल को भी कहा गया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि कौन सा ऑप्शन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन ये ऑप्शन आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस चीज को महत्व दीजिएगा, सारे बच्चे याद करिएगा। अगला, फिर बीसल देव रासो के रचनाकार बताते रहिए फटाफट। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? जी, कवि कुल श्रेष्ठ जी, तो वो थे आपके बीसल देव रासो के नरपति नालह। अगला, आदिकाल को शून्य काल किसने कहा? ये मैंने आपको बताया था, आदिकाल को शून्य काल किसने कहा, स्पेसिफिकली मैंने बाहर बताया था। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक और शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए, जिससे कि जो मैराथन अब हो रही है, ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे सम्मिलित हो सकें। जी, तो इसे कहा था गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अगला, बाकी जैसे रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल और चारण काल कहा, गुलेरी जी ने अपभ्रंश काल भी कहा था, ठीक है ना, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल कहा। अगला, अब आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? अब देखिए ये कितने पेपर्स में आया हुआ है फ्रेंड्स, ये यूपीएससीआई में, मतलब यूपी सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ है, DSSB में आया हुआ है, यूपी पीजीटी में आया हुआ है, केवीएस पीजीटी में आया हुआ है। सिर्फ ये छोटा सा क्वेश्चन टाइमिंग का कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा है, इतना सिंपल क्वेश्चन। और वो है आपका डी ऑप्शन 1050 विक्रम संवत, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। ओके, 1375, अभी भी 1375 फ्रेंड्स भक्ति काल का समय है, भक्ति काल। 1700 है आपका रीतिकाल का समय। ये समय गलत कर देंगे तो देखिए मतलब कितने पेपर्स में आया हुआ है फ्रेंड्स ये। अगला देखिए, फिर आपका, और ये टाइमिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं चाहे। अब किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब ये प्रश्न आपको अलग से आ सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? किशोरी लाल गुप्त जी। तो इसमें किस इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? ये जो रचना है ना हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये इन चारों में से किस रचना का अनुवाद है? और ये देखिए कितने पेपर में आया हुआ है फ्रेंड्स, यूपी टैट में, जीआईसी पीजीटी में आया हुआ है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो हम फ्रीक्वेंटली इग्नोर कर देते हैं। फटाफट, हाँ जी, तो बिल्कुल सही, ये आपका जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी की पुस्तक थी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये उसका अनुवाद है। ओके, अगला, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ये भी देखिए, यूजीसी नेट में भी है, यूपी सब इंस्पेक्टर में भी है। तो देखिए हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही विनय, ऐसे अगर आप लिख लिख कर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही, गारसदत्त तासी। अगला,
किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है। आपको पता है ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन था, ये दो पद्धतियों के आधार पर हुआ। एक थी वर्णानुक्रमी पद्धति और एक थी कालानुक्रमी, मतलब टाइमिंग के अनुसार। तो वर्णानुक्रमी पद्धति को केवल दो लोगों ने माना था। वो दो लोग कौन से थे? गारसा दत्तासी और आपका शिव सिंह सेंगर जी। तो इसमें थे केवल ये दो कवियों ने फॉलो किया, दो लेखकों ने, सॉरी दो साहित्यकारों ने इस पद्धति को माना। पद्धति को माना, कौन सी? वर्णानुक्रमी पद्धति। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जी, बाकी सबने कालानुक्रमी पद्धति मानी। तो यहाँ पे गारसा दत्तासी ही आएगा। आगे देखिए, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। ये कथन किसका है? जल्दी से। वो कह रहे हैं कि रासो एक चरित काव्य है, कि किसी के चरित की जैसे रचना है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। और ये कथन है फ्रेंड्स, ये है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। और देखिए जो आचार्य शुक्ल थे, आचार्य शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। ठीक है, वो शुक्ल जी जो है वो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। आगे देखिए, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? इन चारों में से किसे कवियों में राजकुमार माना जाता है? जी, तो वो थे हमारे कौन? अमीर खुसरो जी। याद है खुसरो की पहेलियां? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। हाँ जी, तो अमीर खुसरो। अगला देखिए, अब ये देखिए कितने सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए भाई। कौन सा क्वेश्चन है? देसिल बना सब जन मिठा, तय तसन जप ओ अवहट्टा। अवहट्ट भाषा याद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो ये पंक्ति ये किसकी है? आई गेस आपको अवहट्ट से आइडिया लग जाना चाहिए। हिंट मैं आपको दे रही हूं कि पंक्ति पूरी याद हो ना हो, अवहट्टा शब्द से आपको पता चल जाएगा किसकी होगी। विद्यापति जी की, बिल्कुल। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सारी अवहट्ट में ही तो लिखी गई हैं। तो विद्यापति जी की पंक्ति। और कोई आपसे इतनी मुश्किल पंक्ति याद करने को नहीं कह रहा, बस याद रखिए वो पंक्ति अवहट्टा पे फिनिश हुई है, अवहट्ट। अगला, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? सभी बच्चे बताएंगे प्लीज। इसके लेखक कौन हैं? जयचंद्र प्रकाश के। भट्ट केदार, भगवान सिंह, बलदेव चंद्र या चंद्रबरदाई? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश। अगला देखिए, बाकी ये वीर रस का प्रबंध काव्य, ध्यान से देखिए इसमें ये जयचंद्र प्रकाश वीर काव्य है, वीर काव्य जिसकी रचना 1224 संवत में हुई थी, विक्रम संवत। अगला, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? हरिवंश पुराण ये किस रचना का दूसरा नाम है? ट्राई कीजिए सभी। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, अभी तो हमने आदिकाल के प्रश्न प्रारंभ किए हैं, अभी तो हमें भक्ति काल पे जाना है, रीति काल पे जाना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे और ये सारे नए नए क्वेश्चन है। हरिवंश पुराण रिट्ठनेमी चर्यु को कहते हैं, रिट्ठनेमी चर्यु। और रिट्ठनेमी चर्यु के रचनाकार कौन है? रिट्ठनेमी चर्यु के रचनाकार है स्वयंभू जी। जैसे पौम चर्यु भी स्वयंभू जी की रचना थी, रिट्ठनेमी चर्यु भी आपकी स्वयंभू जी की ही रचना है। ओके, आगे देखिए, फिर सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्धों की बानियां किस भाषा में थी? फटाफट। संध्या भाषा, वेरी गुड, संध्या भाषा में थी। अगला, कौन सा कांड पौम चर्यु में नहीं है? जैसे रामचरितमानस में कांड था ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, वैसे ही पौम चर्यु में कितने कांड हैं और इसमें से कौन सा कांड उसमें नहीं है?
जी, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है आपका परशु कांड। अयोध्या कांड पौमचर्यू में भी है। तो देखते हैं पौमचर्यू में कौन कौन से कांड हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये देखिए कुल 5 कांड हैं, 5 कांड। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन्होंने बेसिकली जो ये रामचरितमानस से बिल्कुल मिलता जुलता सीरीज है फ्रेंड्स। विद्याधर कांड यानी कि जब श्री राम जी विद्या ग्रहण कर रहे थे, विद्या को धारण कर रहे थे। फिर आपका अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ऐसी ही सीरीज है ना रामचरितमानस में भी। और इसमें क्या है, पौमचर्यू में फ्रेंड्स 12,000 श्लोक हैं, 12,000 श्लोक। और वो 12,000 श्लोक जो हैं इसमें 90 संधियां हैं। अब जो 90 संधियां 90 वो इन 5 भागों में विभाजित हैं। ठीक है, तो ये था आपका पौमचर्यू। अगला देखिए, फिर सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है। जो सिद्ध साहित्य आपका, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता है। वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या भयानक रस। इसके बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं आदिकाल के, कुछ नहीं आते, वो डिस्कस कर लीजिए। जी, तो सिद्ध साहित्य में फ्रेंड्स बेसिकली शांत रस था। सिद्ध साहित्य फ्रेंड्स, सिद्ध साहित्य वो था जिसमें कि उपदेश दिए गए, जिसे कहते हैं ना उपदेश देना आपका। तो जैसे कि आपके ये गौतम बुद्ध वगैरह के उपदेश वगैरह थे वो सारे आते हैं सिद्ध साहित्य में। अगला, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किस व्यक्ति ने किया। जी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। अगला, भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की। सबसे सिंपल क्वेश्चन। भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की। तो वो था आपका रासो साहित्य, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, और ये भाट और चारण कौन थे फ्रेंड्स। भाट और चारण वो थे जो कि राजाओं की जय जयकार करते होते थे। अगला, फिर विद्यापति पदावली किस साहित्य के अंतर्गत आती है। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य या नाथ साहित्य। फटाफट, विद्यापति पदावली इन चारों में से किसके अंतर्गत आती है। वैसे मैं आप सभी को बता देती हूँ, आदिकाल 3 प्रकार के साहित्यों में विभाजित है। एक था आपका धार्मिक साहित्य, एक था आपका लौकिक साहित्य और एक था आपका रासो साहित्य। ये जो धार्मिक साहित्य, फिर इसमें आया आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। रासो साहित्य में फिर आपके सारो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ठीक है ना। और बाकी जो बचे जैसे विद्यापति पदावली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है ना, अमीर खुसरो की पहेलियां, वो सारी आपकी लौकिक साहित्य में आई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अगला देखिए, अगला आपका, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। फटाफट, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। राहुल सांकृत्यायन, स से सांकृत्यायन, स से सिद्ध सामंत काल, ऐसे याद करके रखिएगा। फिर अब तक की जानकारी के अनुसार, बीपीएससी 1 का क्वेश्चन, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। शिव सिंह सेंगर जी ने, बिल्कुल सही। क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हिंदी भाषा में, क्योंकि जो गारसा दत्तासी थे उनकी जो रचना थी इस्तेवार दलाल तृतीय और इंदुई हिंदुस्तानी, वो फ्रेंच भाषा में थी, लेकिन हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर जी ने प्रारंभ किया। अगला देखिए, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये नामकरण किसने सुझाया था। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये नाम किसने सुझाया था। फटाफट, और जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं मैं आपको फिर बता दूं, आज हम हिंदी साहित्य के जो चारों काल हैं आदिकाल से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले सारे आदिकाल के प्रश्न, फिर सारे भक्ति काल के प्रश्न, फिर सारे रीति काल के प्रश्न, फिर सारे आधुनिक काल के प्रश्न। तो जल्दी जल्दी करिए जी। तो ये हमारे थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 11 भागों में, ठीक है ना, 11 भाग किए थे हिंदी साहित्य के, लेकिन सबने उसे बिल्कुल गलत ठहरा दिया। कहते भाई साहित्य के 11 भाग थोड़ी ना किए जाते हैं, बिल्कुल ही बांट देंगे आप तो। ओके, अगला,
हिंदी साहित्य में काल की दोहरी नामकरण परंपरा किसने प्रारंभ की थी? ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी, दोहरी नामकरण परंपरा किसने प्रारंभ की थी? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला, कलाकाल किसे कहा गया? कलाकाल किसे कहा गया? वही प्रश्न घुमा फिरा के, ठीक है ना, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फास्ट फास्ट आंसर देने हैं। कलाकाल उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल को कहा गया। और ये प्रश्न बीच में इसलिए पूछा गया कि ऐसा ना हो कि आंखें बंद करके ही आप उत्तर दे रहे हो। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? फटाफट। हाँ, रीति ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स, रीति के स्पेलिंग ये गलत हैं। रीति ये है सही। वर्तनी का कल मैंने दोपहर को 12 बजे सेशन लिया था। जितने बच्चों को नहीं पता, कल दोपहर 12 बजे वाला सेशन यूट्यूब का जाकर देखिए, उसमें सारे वर्तनी के ही प्रश्न थे फ्रेंड्स। तो इसलिए कृपया करके, ठीक है ना, 12 बजे वाला, 3 बजे वाला, ये दोनों सेशन जरूर देखिए। और बाकी शाम को 7 बजे भी सेशन होता है हिंदी का यूट्यूब पर। तो ये तो वो चीजें हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं यूट्यूब पर। ओके, कोर्स तो बाद की बात है। आगे देखिए, तो ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। आगे देखिए, विद्यापति पदावली को नागिन की मादक लहर किसने कहा? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, विद्यापति पदावली को नागिन की मादक लहर, ऐसे 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 होता है ना, ये किसने कहा? वो कह रहे हैं उस टाइम टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, किसने कहा कि आप सेशन को लाइव देखिए? अब जैसे मैंने आज आपको उस वर्तनी वाले सेशन के बारे में बताया, वो आप आज ना सही कल ना सही वीकेंड पे देख लीजिएगा, लेकिन वो सेशन महत्वपूर्ण बहुत है फ्रेंड्स, वर्तनी वाला। उसे वर्तनी वाले को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो इसे नागिन की मादक लहर किसने कहा था? निराला जी ने। निराला जी भी निराले निराले काम करते हैं। ओके, अगला देखिए, निम्न में से श्रृंगार काव्य कौन सा है? फटाफट, निम्न में से श्रृंगार काव्य कौन सा है? फ्रेंड्स, आज के जो सबसे ज्यादा प्रश्न है ना, वो आदिकाल से हैं, और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। श्रृंगार काव्य कौन सा था? बीसल देवरासो, बिल्कुल सही, जहां पे विरह काव्य था। ये क्या था आपका? विरह काव्य, वियोग श्रृंगार रस से सुसज्जित। अगला, अमीर खुसरो की भाषा क्या थी? अमीर खुसरो जी की भाषा क्या थी? फटाफट फ्रेंड्स, देखिए भाई इतने बच्चे हो गए हैं, प्लीज थोड़ा 800 भी कर दीजिए एक बार, क्योंकि अब तो मतलब कि पेपर काफी हद तक उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है, तो अब तो थोड़ा रेगुलर हो जाइए सेशंस के लिए। अमीर खुसरो की भाषा थी फारसी हिंदी मिश्रित, क्योंकि जो अमीर खुसरो थे वो थोड़ी फारसी भी अपने भाषा में इंक्लूड करते थे, तो फारसी हिंदी मिश्रित उनकी भाषा थी। अगला, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली में सबसे पहले रचना किसने की थी? सारे बच्चे ट्राई करेंगे? हाँ जी, तो वो थे हमारे कौन? अमीर खुसरो जी ही थे खड़ी बोली में सबसे पहले रचना करने वाले। फिर अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? जी फटाफट, तो बिल्कुल सही, वो कहा जाता है स्वयंभू जी को। ओके, अगला, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया। तो राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? लिस्ट आपको दिखाई थी ना एक बार, अभी दोबारा लिस्ट दिखा देंगे। इनको दो लोगों ने प्रथम कवि माना था, दो लोगों ने। एक तो थे हमारे सबसे जो महत्वपूर्ण थे, वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेकिन जो हमारे शुक्ल जी थे, देखिए उन्होंने, शुक्ल जी ने राजा मुंज और भोज को, महत्वपूर्ण रूप से भोज जी को उन्होंने पहला कवि माना था, लेकिन ये राजा मुंज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार। ओके, लेकिन गलती से अगर आपको पेपर में वो बीपीएससी में जैसे 5 विकल्प आते हैं कि दो लोगों, तो फिर वहां पे आप शुक्ल जी और गुलेरी जी दोनों का नाम चूज कर सकते हैं। अगला, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रचना में मिलता है? अब ये पात्रों वाली बात आ गई,
ठीक है ना, पात्रों वाली। और वैसे नाम से ही पता है, आल्हा, आल्हा खंड भी है, आल्हा छंद भी है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा आपका, परमाल रासो, क्योंकि परमाल रासो को, ठीक है ना, वो आल्हा खंड, उसमें आता है आल्हा खंड। और जो आल्हा छंद है, वैसे कितने बच्चों को पता है फ्रेंड्स, आल्हा छंद को वीर छंद भी कहा जाता है। आल्हा छंद, इसे आपका वीर छंद कहा जाता है। ये आपका मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है, बताएंगे जरा। ये आपका मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है, और इसमें कितने वर्ण या कितनी मात्राएं हैं, जल्दी जल्दी। 31 मात्रा, बिल्कुल सही। इसमें होती है आपकी 16-15 के नियम से 31 मात्रा, और ये आपका समवर्णिक छंद है। आगे देखिए, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, फटाफट। बस 6 क्वेश्चन रह गए इसके, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे भक्ति काल पर। आदिकाल के बहुत प्रश्न हो गए अब, ठीक है, फटाफट। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, तो वो थे हमारे कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल भी कहा था, प्रारंभिक काल भी कहा था। लेकिन वैसे इसका आई गेस हजारी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, तो आदिकाल का था, ये नहीं। प्रारंभिक काल आपका गणपति चंद्र गुप्त ही रहेगा, डी ऑप्शन इसका आएगा करेक्ट, डी ऑप्शन गणपति चंद्र गुप्त। बाकी ये जो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने संधि और चारण काल कहा था, इसको याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन। अगला, गणपति चंद्र गुप्त जी, जिन्होंने शून्य काल भी कहा था। अगला, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, मतलब जो विद्यापति जी थे, शाक्त क्या होता है, शक्ति, शक्ति के पुजारी, शिव के पुजारी, विष्णु के पुजारी, या सूफी कवि थे, जल्दी से। विद्यापति जी, विद्यापति जी किस मत को मानते थे, तो वो शैव को मानते थे, ठीक है, शिव जी के पुजारी थे वो। अगला, किस रचना में से हिंदी में श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ हुआ, ऐसी कौन सी रचना थी जिससे ये जो श्रृंगार परंपरा, नखशिख श्रृंगार, याद है, नखशिख, नखशिख का मतलब होता है कि नाखून, पैर के नाखून से बिल्कुल सर तक, कि पूरे शरीर का पूरा ओवरऑल वर्णन श्रृंगार का। तो ये फ्रेंड्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका राउल वेल से। राउल वेल में सबसे पहले नखशिख वर्णन किया गया था, राउल वेल, इसको याद रखिएगा, राउल वेल। ये देखिए, यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है, चंपू काव्य, लीजिए चंपू काव्य आ गया, राउल वेल, ये भी आपको याद रखना है, चंपू काव्य भी है, और ये आपका श्रृंगार परंपरा का पहली रचना भी है, जिसमें ये इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में है। जो राउल है ना, ये हीरोइन का, नायिका का नाम था, राउल वेल। रोडा कवि ने लिखी है, बिल्कुल सही, रोडा कवि, ये देखिए, रोडा नामक कवि ने इसकी रचना की थी। अगला, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, फटाफट फ्रेंड्स। तो राउल वेल, चंपू काव्य, रोडा कवि द्वारा रचित, इसकी नायिका का नाम था राउल, उनका नखशिख वर्णन हुआ था, ये सारी चीजें आपकी राउल वेल के बारे में। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ओके, अगला, मिश्र बंधुओं की रचना का नाम क्या था, सबसे आसान, मिश्र बंधुओं की रचना का नाम, जी बिल्कुल सही, मिश्र बंधु विनोद। आगे देखिए, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद है ना आपको, जैसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कड़ी कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत जी, उसी प्रकार आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी, आदिकाल और भक्तिकाल को जोड़ने वाली कड़ी कौन थे, जगनिक, जायसी, विद्यापति या जयदेव, तो बिल्कुल सही, वो हमारे थे विद्यापति जी। आगे, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, फटाफट। तो कृष्ण भक्ति पर आधारित, बिल्कुल गलत। निर्गुण, बिल्कुल गलत, वो तो भक्ति काल में था। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, अतिरंजित क्या होता है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर,
ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि आदिकाल की सबसे बड़ी कमी ही यही थी कि उन्होंने जनसाधारण को तो भुला ही दिया, सिर्फ राजाओं की वीर गाथा गाते रहे। फिर आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये कथन किसका है? हाँ जी, जल्दी से कीजिए। वो कहते हैं ये जो आदिकाल नाम है ना, ये भ्रामक है, ठीक है ना, इससे बाबा आदम के जमाने का, कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पुराना है आदिकाल। ये कथन किसका है? जो ये कथन है आपका बच्चन सिंह जी का, बच्चन सिंह जी, रामचंद्र शुक्ल जी। भाई हर बात शुक्ल जी नहीं कहते, कुछ कुछ लोग बाकी भी कह देते हैं। बच्चन सिंह जी का कथन है फ्रेंड्स। ओके, आगे देखिए। फिर चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? जो चरित काव्य हैं वो अधिकतर किस छंद में लिखे गए? शुक्ल जी को हर जगह इंक्लूड करना गलत बात है। तो यहाँ पे चरित काव्य अधिकतर दोहा चौपाई में लिखे गए, जो दोहा चौपाई की शैली थी उसमें लिखे गए। लीजिए, फाइनली फाइनली आदिकाल खत्म, ठीक है। तो उसमें जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे हमने आपके साथ डिस्कस किए। उसमें आपने देखा भी कितने कितने पेपर्स में आदिकाल से प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं भक्ति काल। तो आदिकाल के नाम एक लाइक और शेयर हो जाए। अब भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फटाफट। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आदिकाल खत्म हुआ है फ्रेंड्स, अभी तो भक्ति काल प्रारंभ हुआ है, अभी तो रीतिकाल भी आना है। तो क्वेश्चन करते रहिए, आज बहुत लंबी चलेगी क्लास, फटाफट करते रहिए जितना हो सकता है। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ए ऑप्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए। फिर आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया? यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया था? 1375 से 1700। बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आना था। ओके, फटाफट आगे देखिए। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? फिर वही चीज, लौट के बुद्धू घर को आए, अल्टीमेटली आना हमें वहीं पर है। किसका कथन है ये? कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण। तो ये कथन है हमारा, हमारे प्यारे रामचंद्र शुक्ल जी का। कितना भी घूम फिर लें, अल्टीमेटली उत्तर आकर शुक्ल जी पर ही अटकता है। ओके, आगे देखिए। फिर भगवत गीता पर लिखी गई एक लंबी टीका, टीका मतलब क्या होता है? उसकी व्याख्या भावार्थ दीपिका, इसके रचयिता कौन है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भगवत गीता की जो टीका थी वो किस नाम से लिखी गई थी? भावार्थ दीपिका। और इसके रचनाकार कौन है? हाँ जी, कौन होंगे इसके रचयिता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करते रहिए। वो हैं हमारे ज्ञानेश्वर जी, ठीक है, ज्ञानेश्वर। वैसे भी याद रखिए भाई, भगवत गीता में सारा ज्ञान ही दिया गया है ना, कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। आगे देखिए। अब 4 रचनाएं हैं, चारों का मैच द फॉलोइंग कीजिए। तुलसीदास जी की रचना, नूर मोहम्मद जी की रचना, और बाकियों की रचना आपको पता हो ना पता हो, तुलसीदास जी की रचना तो पक्का पता होगी, ट्राई कीजिए। वैराग्य संदीपनी, विरह मंजरी, इंद्रावती और वीर सिंह देवचरित, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर एक भी रचना पता हो तो मैच द फॉलोइंग इजी हो जाता है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? वैराग्य संदीपनी, विरह मंजरी, इंद्रावती और आपका वीर सिंह देवचरित। क्या बात है, सभी का ये उत्तर है। ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल सही, क्योंकि ए वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना, ये हमें कंफर्म था। उसके बाद फिर आपका विरह मंजरी नंददास जी की रचना, इंद्रावती नूर मोहम्मद जी की रचना, वीर सिंह देवचरित केशव दास जी की रचना। ओके, अगला देखिए। फिर वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे आज हम ये भक्ति काल, आदिकाल, ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसे ही बहुत सारे सेशन है फ्रेंड्स जो आपके लिए प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। तो उन सारे सेशंस को जाकर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
आगे अब ये सही मिलान करना है आपको कि किस आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन चारों युगों की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी, जल्दी से। अष्टछाप किस काल से संबंधित है, लक्षण ग्रंथ किस काल से संबंधित है, रासो साहित्य किस काल से संबंधित है, तार सप्तक किस काल से संबंधित है, फटाफट। फ्रेंड्स देखिए, आप कह रहे हैं मैम कितना टाइम लगेगा, हम तो क्वेश्चंस करवा ही रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बीच में अगर आपको ब्रेक लेना है, टोटली योर चॉइस। ये सेशन यूट्यूब पर ही रहेगा, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। हाँ, बस ये है कि अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, रासो साहित्य आदिकाल, तार सप्तक इसमें था प्रयोगवाद में, वो आपका आधुनिक काल, अष्टछाप भक्ति काल, और लक्षण ग्रंथ रीति काल। एक बार सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या हो आपको तो। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर आएगा ए का बी, कहां पर है भाई, ए का बी, सी और बी और डी ऑप्शन में। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था किसने कहा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था किसने कहा था जी। तो फ्रेंड्स ये आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं कहा था। ओके, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था लोक मंगल की साधना अवस्था। आगे देखिए, रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है, फटाफट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रैपिड फायर राउंड की तरह हो सकते हैं। रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है, और वो है आपका अयोध्या कांड, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रचना अयोध्या कांड में ही है, मतलब सारा जो महत्वपूर्ण वर्णन है। आगे देखिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। संत कवि कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ज्ञानाश्री धारा के, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय धारा, जी। तो तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जो थे वो आपके सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति धारा के कवि थे, बिल्कुल सही। आगे देखिए, संत काव्य परंपरा किस काल के अंतर्गत आती है, संत काव्य परंपरा किस काल के अंतर्गत आती है, फटाफट बताइए। तो ये आपकी ऑब्वियसली भक्ति काल के अंतर्गत आती है, निर्गुण भक्ति धारा। आगे देखिए, कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा में सम्मिलित नहीं है, हरिदास, नंददास, ध्रुवदास, नाभादास। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको तब जरूर मिल जाएगा अगर लाइक्स जो हैं वो 1000 पहुंच गए। जिस वक्त आपके 1000 लाइक्स पहुंचे तब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, डन है, वादा है हमारा, ठीक है, बिल्कुल वादा है। अभी से 1000 कैसे पहुंचाना है लाइक्स पे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन है, नाभादास जी। नाभादास जी जो है फ्रेंड्स वो आपके इसके अंतर्गत, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी इनकी जैसे रचना ये राम संबंधी, राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें इनकी रचना भक्तमाल, अष्टयाम, फिर राम भक्ति संबंधी स्फुटपद, ये इनकी रचनाएं हैं नाभादास जी की। अगला, तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तुलसीदास जी की किस रचना की भाषा ब्रजभाषा नहीं है, यह भी फ्रेंड्स बीपीएससी में आ चुका है सभी बच्चे। रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलाल नेहचू। कवितावली, ठीक है ना, अवधि कौन सी नहीं है, ये जो है ना वली वली वाली, दोहावली, कवितावली, ठीक है ना, कृष्ण गीतावली, इन सब की भाषा है ब्रज भाषा। तो देखिए, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सबकी भाषा आपकी ब्रज भाषा थी। अगला, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। सूफी कवि कौन थे आपके, जो ये होते हैं
निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रेमाश्री धारा के कवि थे, सूफी कवि। एक थे संत कवि, एक थे सूफी कवि। तो उसके पहले कवि कौन थे? वो थे आपके असाइत। असाइत जी की रचना कौन सी थी? हंसावली। तो असाइत आपके पहले सूफी कवि थे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। सूर की जूठन, सूरदास की जूठी यानी कि बिल्कुल सूरदास से मैच करती हुई। तो वो कहते हैं आगे जितने भी कवि थे ऐसा लग रहा था कि सबने सूरदास जी को ही बस कॉपी किया है, ठीक है ना। ये कथन किसका है? ट्राई कीजिए, ये कथन किसका है? हाँ जी। और ये जो कथन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ट्राई कीजिए जी। तो ये कथन है आपका किसका? आचार्य शुक्ल जी का। ये भी कथन आचार्य शुक्ल जी का है। ओके, आगे देखिए। फिर वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व, फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ना सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनने से पहले जो सूरदास हैं वो किस भाव की भक्ति करते थे? सखा भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव या दास्य भाव? दास्य मतलब कि एक दास के रूप में, सेवक के रूप में, दास्य भाव। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या हुआ जब वल्लभाचार्य के वो शिष्य बन गए उसके बाद उन्होंने श्रृंगार रस, फिर वात्सल्य रस की, जैसे जो कृष्ण और यशोदा जी थी उनकी रचनाएं लिखनी प्रारंभ की, कृष्ण और राधा की रचनाएं लिखनी प्रारंभ की, लेकिन उससे पहले वो दास्य भाव की रचनाएं लिखते होते थे शिष्य बनने से पहले। अगला देखिए, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाए। तो ये देखिए कितनी प्यारी पंक्ति है कि हमें वैकुंठ जाकर क्या करना? वैकुंठ जाकर क्या करेंगे जहां पर ना तो यशोदा है, ना गोपियां हैं, ना ग्वाले हैं, ना गाय हैं। तो उस वैकुंठ जाकर क्या करेंगे? ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास, सूरदास। हाँ जी, तो ये जो पंक्तियां फ्रेंड्स ये हैं आपकी परमानंद दास जी की। परमानंद दास, बी ऑप्शन इसको याद रखिएगा, ठीक है, परमानंद दास जी की हैं। अगला देखिए, फिर शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलित रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। ये किसकी पंक्ति हैं? नवनीत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नवनीत का मतलब होता है मक्खन, यानी ये कृष्ण काव्य से संबंधित है कि वो कहते हैं कि अपने मुंह पर मक्खन लपेटे हुए घुटने के बल वो चल रहे हैं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये हैं फ्रेंड्स आपकी किसकी? सूरदास जी की पंक्तियां। ये हैं सूरदास जी की पंक्तियां। आगे देखिए, अब अष्टछाप के 8 शिष्यों में से वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ना जो अष्टछाप के 8 कवि थे उसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और बाकी 4 उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे? फटाफट। फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, जैसे यहाँ पर लाइक्स 1000 पहुंचेंगे लाइक्स, ठीक है ना, इसकी जो पीडीएफ है वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हाँ जी, तो यहाँ पर अष्टछाप के फिर वही वल्लभाचार्य जी के शिष्य याद करने की जो ट्रिक थी वो क्या थी? कुसूर परम कृष्ण। कु से कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कहाँ पर है भाई? ये रहा, कुसूर परम कृष्ण, ठीक है, इसको कोई नहीं भूलेगा। आगे देखिए, किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न, कि वो ब्रह्म से भिन्न भी है और एक भी है, अभिन्न मतलब एक है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर आएगा वो आएगा द्वैता द्वैतवाद, कि द्वैत भी है और द्वैत भी है, अलग भी है, एक भी है, ठीक है, द्वैता द्वैतवाद। अगला, संत काव्य को ज्ञानाश्री धारा कहा किसने? ये नामकरण मैंने एक दिन आपको करवाया था जब मैंने अलग से आपको आदिकाल और भक्तिकाल करवाया था। संत काव्य को ज्ञानाश्री काव्य कहा किसने? और आज फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन है तो लेकिन हम एक एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जनरली रचनाओं के पीछे छिप जाते हैं,
ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को भी हमें इग्नोर नहीं करना, पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में सिर्फ रचनाएं नहीं ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो ये कहा था आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी धारा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है? दृष्टिगोचर होना, जो मतलब दिखाई देना। तो यहाँ पे कह रहे हैं हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? जी, तो वो था आपका कौन सा? संत काव्य। क्यों? क्योंकि संत काव्य वही प्रारंभ था, जब आदिकाल खत्म हो रहा था तभी आपका संत काल प्रारंभ हो रहा था ना, जैसे कबीरदास। सिद्ध और नाथ साहित्य में क्या था? चरित्र, उपदेश, ठीक है ना, जैसे कि भाषण जो होते हैं, वही आपका कबीरदास जी ने। कबीरदास जी के दोहे में सारे वो हैं, अधिकतर शांत रस, जीवन के उपदेश। अगला, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति जी का ही अनुकरण है। अब सूरदास जी के संबंध में ये कथन किसका है? ये दृष्टिकूट पद क्या होते हैं फ्रेंड्स? दृष्टिकूट पद वो होते हैं कि जिन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जिनका छिपा हुआ अर्थ होता है। ओके, तो ये कथन किसका है? सूरदास जी के बारे में कहा गया था, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। मतलब कितने ही कथन कहेंगे, कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। शुक्ल जी ने ही कथन कहा था। और जैसे मैंने कहा, दृष्टिकूट ऐसी कविता को कहते हैं जिसका अर्थ केवल शब्दों के वाच्यार्थ से ना समझा जा सके, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से भी जाना जाए। दृष्टिकूट पद यानी कि जिसमें गहरे अर्थ छिपे हैं, गहरे अर्थ। ओके, आगे देखिए। फिर तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? फटाफट बिल्कुल बिल्कुल, करिए करिए। नहीं पलक, आप गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भक्ति काल से संबंधित ना कई कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते थे कि वास्तव में जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ था वो आपका भक्ति काल से हुआ था। तो हाँ, भक्ति काल के बहुत सारे कथन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उन्होंने उत्तरकांड जो सबसे लास्ट वाला था उसमें कलयुग का वर्णन किया है। आगे देखिए, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप जानते हैं आज मैंने भी लंच में खिचड़ी ही खाई है फ्रेंड्स। तो कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा किसने? श्याम सुंदर दास जी ने, बिल्कुल सही। क्योंकि आप जानते हैं कबीर जी की भाषा को किसी ने सद्दुक कड़ी कहा, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा, भिन्न भिन्न नाम थे। तो ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। देखिए, शुक्ल जी ने सद्दुक कड़ी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को भाषा का डिक्टेटर कहा, बच्चन सिंह जी ने इन्हें संत भाषा कहा, इनकी भाषा को। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। किसने? शुक्ल जी ने कहा था सद्दुक कड़ी भाषा। ओके, और जानते हैं सद्दुक कड़ी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सद्दुक कड़ी का मतलब होता है राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। राजस्थानी भी, पंजाबी भी और खड़ी बोली भी, इन सब का मिक्सचर होता है सद्दुक कड़ी भाषा। ओके, आगे देखिए। अगला, रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? सभी बच्चे बताएंगे। जी, तो वो थे बाबा रामचरण दास जी। ए ऑप्शन आपका सही आएगा। अगला, रामचरितमानस की कथा कितने वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई? कितने लोगों ने पूरी रामचरितमानस सुनाई थी? ट्राई कीजिए सारे बच्चे। ये थी आपकी 4 वक्ताओं द्वारा। जैसे शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी, तुलसीदास जी ने अपने भक्तों को सुनाई थी, संतों को, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई थी, काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई थी, किस घाट पे सुनाई थी ये भी है। ओके, सभी बच्चे देखते रहिए फटाफट। अगला, फिर है रचना की दृष्टि से इन रचनाओं का सही क्रम क्या है? कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। क्या ही मजाक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही आसान है, ट्राई करके देखिए। अगर आपको इनके रचनाकार पता है तो उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई कीजिए फटाफट। 75 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 75 क्वेश्चन हो गए, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लीजिए।
देखिए कह रहे थे ना मैम, अरे हमसे सेंचुरी नहीं लगाई जाएगी, आप हाफ सेंचुरी से बहुत आगे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, सेंचुरी के करीब है, बस लगा दीजिए सेंचुरी आज। जी, तो यहाँ पर आपका जो सही क्रम आएगा फ्रेंड्स वो आएगा बी ऑप्शन। कीर्ति पताका विद्यापति जी की आदिकाल की रचना थी, रामचरितमानस भक्ति काल की रचना थी, ठीक है ना। फिर रामचंद्रिका, वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रामचंद्रिका जो है ये भक्ति काल की ही रचना है। हाँ, मैं जानती हूँ कि इस रचना के रचनाकार हैं केशव दास जी, जो रीति काल के प्रवर्तक हैं, लेकिन ये रचना भक्ति काल की मानी जाती है क्योंकि इसमें राम गाथा है। और उसके बाद आएगी आपकी कृष्णायन, ठीक है। ये देखिए सारे, कीर्ति पताका का समय 1410 ईस्वी, रामचरितमानस 1574, रामचंद्रिका 1600 ईस्वी, और कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई थी 1942। ओके, बिल्कुल, तो केशवदास जी भक्तिकाल रीतिकाल दोनों में आते हैं, बिल्कुल सही। जैसे पंत जी आपका छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में आते हैं। आगे देखिए, उसके बाद निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है ही नहीं, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी, बस भक्ति काल के प्रश्न खत्म होने वाले हैं फ्रेंड्स, अब फिर हमें रीति काल के प्रश्नों पर चलना है। हाँ जी, तो यहाँ पे आदिकाल का ग्रंथ पद्मावत नहीं है, पद्मावत भक्ति काल का है, पता है ना। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना, ये भक्ति काल की रचना है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। आगे, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है, सरहपा जी का संबंध, वैसे ये आदिकाल का प्रश्न है लेकिन वो बीच बीच में क्वेश्चंस, सरहपा जी का संबंध किससे है, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य या सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य से है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब फाइनली आते हैं आपके रीति काल पर। आदिकाल के प्रश्न हो गए, भक्ति काल के प्रश्न हो गए, अब स्वागत कीजिए रीति काल का लाइक और शेयर के साथ। तो पहला प्रश्न रीति काल का, अलंकृत काल की संज्ञा रीति काल को किसने दी, फटाफट देखिए, दो काल आपके समाप्त यहां पर। टेलीग्राम का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स आपको ऊपर लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक आपको ऊपर दिया गया है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, टच करना है सिर्फ। ओके, तो सभी बच्चे देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक ऊपर आपको दिया गया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने ही कहा था, बिल्कुल सही। अगला, अब मैच द फॉलोइंग करना है कि ये जो चारों व्यक्ति हैं ये वीर रस के कवि थे, रीति सिद्ध थे, बद्ध थे, मुक्त थे, क्या थे, जल्दी जल्दी, क्योंकि रीति काल में सबसे महत्वपूर्ण यही है, रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, फटाफट। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको कंफर्म है, भूषण जी वीरस के कवि थे, ठीक है ना, उन्होंने मतलब ये शिवाजी पर सारी वीरस की कविताएं लिखी अधिकतर। फिर घनानंद आपके रीति मुक्त थे, बिहारी जी रीति सिद्ध थे, बचे देव उन्हें रीतिबद्ध में डाल दीजिए। तो जो चीज पता है एटलीस्ट वो तो कंफर्म कीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, अब यहाँ पर भी एक लिस्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, रीतिबद्ध में कौन थे, रीति सिद्ध में कौन थे और रीति मुक्त में कौन थे, सारे बच्चे देखिए पूरी लिस्ट। सबसे मेन घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सारे रीति मुक्त कवि हैं। चिंतामणि और केशवदास जी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके रीतिबद्ध कवि हैं। बिहारी जी सबसे महत्वपूर्ण रीति सिद्ध कवि हैं। ये चार नाम तो 6-7 नाम आपको याद होने चाहिए। लिस्ट देख लीजिए सारे फटाफट। हाँ जी, आगे बढ़े। इसके बाद रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो वो थे हमारे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। फिर कौन सा रीतिकाल का कवि नहीं है, गणपति, बिहारी, कुलपति मिश्र और नंददास। निम्न में से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है, जैसे पेपर में आता ना कि भारतेंदु युग के कवि कौन नहीं है, द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है, ऐसे यहां पर भी प्रश्न आ सकता है। नंददास जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये भक्ति काल के थे।
अगला, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में बांटा और किसने बांटा, ये भी बताइए, किसने बांटा। रीतिकाल के कवियों को कितनी श्रेणी में किसने बांटा? 3 श्रेणियों में बांटा था, बिल्कुल सही, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। किसने बांटा था? अब गलती से शुक्ल जी का नाम मत लीजिएगा, शुक्ल जी का नाम कोई बच्चा नहीं लेगा। देखिए मुझे पता था शुक्ल जी का नाम लेंगे भाई, शुक्ल जी को माफ करिए, उन्हें थोड़ा रेस्ट भी लेने दीजिए साहित्य के सेशन में। ये थे हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ओके, जिन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा था। आगे देखिए, फिर रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता थी? आपको पता है ना, हर युग में किसी ना किसी भाषा की प्रधानता थी, तो रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता थी? फटाफट। अरे टेलीग्राम का नाम है फ्रेंड्स हिंदी बाय टीपी। क्या नाम है? हिंदी बाय टीपी, जिसका लिंक आपको ऊपर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में देखिए तो सही, सबसे ऊपर आपको लिंक ही दिया गया है टेलीग्राम का, जहां पर हम रेगुलरली क्वेश्चंस भी पोस्ट करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जल्दी जल्दी। ब्रजभाषा, वेरी गुड, ब्रजभाषा की प्रधानता थी, लेकिन आधुनिक काल आते आते ब्रजभाषा बहुत ही पीछे रह गई थी और वहां से फिर खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हुआ। अगला, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या संज्ञा दी? मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या संज्ञा दी? इति तिवारी जी आपने भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है जी। फटाफट फ्रेंड्स, 84 प्रश्न हो गए, 84। अच्छा, 84 से क्या नाम याद आता है फ्रेंड्स? 84 किसकी संख्या थी? साहित्य से संबंधित किसको याद है 84? 84 संख्या क्या है? वैसे इसका उत्तर अलंकृत काल है आपका, सही। 84 सिद्ध थे, बिल्कुल सही, 84 थी। वो था ना 84 वैष्णव की वार्ता, रचना याद है? 84 वैष्णव की वार्ता, तो 84 थी सिद्धों की संख्या, सिद्ध थे 84, बिल्कुल। और नाथ कितने थे? 9 नाथ। अगला, शुक्ल जी किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते थे? फटाफट, शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते थे? जल्दी जल्दी बताइए। तो वो मानते थे चिंतामणि त्रिपाठी जी को, क्योंकि सिर्फ शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना, बाकी सबने केशवदास जी को माना। पेपर में आएगा तो आपका उत्तर केशवदास ही रहेगा। अगला, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष, समकक्ष यानी कि उसके समान, उस जैसा और कोई रचना नहीं है। ग्रियर्सन जी का कथन है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया? गागर में सागर भरना यानी कि बहुत कम शब्दों में, गागर मतलब होता है गगरी, वो घड़ा, तो कहते हैं घड़े में पूरा समुद्र भर दिया, यानी कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी। बिहारी जी ने किया था, केशवदास जी ने नहीं, बिहारी जी ने गागर में सागर भरने का काम किया था। अगला, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? फटाफट, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य है? जल्दी से कीजिए। प्रबंध काव्य, चरित काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। अरे चंपू नहीं है, किसने कहा? ओ भाई चंपू काव्य किसने कहा? मुक्तक काव्य है। चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य का मिश्रण। कृपया करके हमारी बिहारी सतसई को, ठीक है ना, चंपू काव्य से दूर रखिए। ये है आपका मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य यानी कि जिसमें पहला दोहा दूसरे दोहे से बिल्कुल भिन्न है, ओके, कोई रिलेशन नहीं है सच। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपको पता है ना रीति काल के जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, वो किसी ना किसी राजा के आश्रय में पलते थे। तो वो मैच द फॉलोइंग कीजिए, कौन सा कवि किस आश्रयदाता से संबंधित है? फटाफट जल्दी से। और ये भी पेपर में आ चुका है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर में, अभी 3 में, बीपीएससी 3 में आया था ये। और इसमें से चारों में से 2 तो आपको पता ही होंगे फ्रेंड्स। भूषण जी शिवाजी से संबंधित थे, बिहारी जी जयसिंह जी से संबंधित थे। इन दोनों के आधार पे उत्तर दे दीजिए। क का आपका, क का 4 लीजिए, क का 4 है ही भी ऑप्शन में, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी देव जो है वो भवानी सिंह जी के प्रताप शाही के अंतर्गत थे, पद्माकर जी।
ये है कि अगर लिमिटेड नॉलेज भी हो उससे भी आप सही उत्तर दे सकते हैं। ओके। और उसके बाद आपका प्रसिद्ध कवि केशवदास किस वर्ग में आते हैं, जल्दी से। प्रसिद्ध कवि केशवदास किस वर्ग में आते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, किस में आते हैं? फटाफट। वो आते हैं आपके रीतिबद्ध में। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देव, भूषण, ये सारे आपके किस में आते हैं? मतीराम आपके रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में कौन से आते हैं? रसनिधि, बिहारी जी, बस 2 नाम याद रखिए। और फिर रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। ऐसे रट जाना चाहिए आपको कम से कम 3-3, 4-4 नाम। ओके, लीजिए रीति काल हो गया यहाँ पे समाप्त। तो एक बार आधुनिक काल का स्वागत कर लीजिए लाइक और शेयर से, ठीक है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तीनों कालों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जिसमें रचनाएं नहीं थी फ्रेंड्स। आपने देखा बिना रचनाओं के भी कितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 100 प्रश्न। ओके, तो अब ये आता है आपका आधुनिक काल। और अब आधुनिक काल का जो प्रश्न है अभी हम आगे करेंगे, क्योंकि आज हमारा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 90 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं मैम आज बहुत हो गया, तो आज आपके ये तीनों काल हो गए। बाकी आधुनिक काल का तो हम आपके साथ शेयर करते ही जा रहे हैं। निबंध, कभी उपन्यास, कभी मैथिली शरण गुप्त जी, कभी रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। सबका अलग अलग करके हम सेशन लेते जा रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख था आदि, भक्ति और रीतिकाल। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए जी, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। अब आपसे लेते हैं विदा, लेकिन जाने से पहले फिर बता दूं मैम कि रात को 9 बजे दानी सर का कैरियर गाइडेंस पर बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार है, जिसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी आपकी क्वेरीज हैं सारी पूछ डालिएगा दानी सर से। और बाकी टीचिंग परीक्षा के हर कोर्स पर 70% डिस्काउंट है फ्रेंड्स, जिसका कूपन कोड है सुपर70। इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। चलिए जी, फिर तो मिलते हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे, यानी कि आधे घंटे बाद पेड बैच में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।